ओके, तो लिखना स्टार्ट करो। अब लास्ट टाइम हम लोगों ने एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालना सीखा था फॉर ए मोल्स ऑफ ए प्लस बी मोल्स ऑफ बी गिविंग अस सी मोल्स ऑफ सी प्लस डी मोल्स ऑफ डी। ठीक है, नाउ इट विल डिपेंड ऑन डेटा गिवन। अगर उन्होंने अपने को एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया है, ठीक है, तो डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन व्हेन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज गिवन, क्या फॉर्मूला था? डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन फॉर प्रोडक्ट माइनस डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। याद आ रहा है कुछ? एंड मल्टीप्लाइड बाय द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, वो न्यू भी एक था। अब उसी बदले इफ दे हैव गिवन कंबशन, तो क्या फॉर्मूला था? डेल्टा एच ऑफ कंबशन फॉर रिएक्टेंट माइनस डेल्टा एच ऑफ कंबशन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, ये था इनका समेशन मल्टीप्लाइड बाय देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। एंड इफ दे हैव गिवन बॉन्ड एंथैल्पी, तो बॉन्ड एंथैल्पी के लिए फॉर्मूला था समेशन ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस समेशन ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। ये क्वेश्चन हम लोग करके हो चुका है। ओके, उसके बाद हम लोगों ने अलग अलग टाइप के एंथैल्पी चेंजेस देखे थे एंड उसमें हम लोगों ने लास्ट देखा था एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन आई गेस, या सोल्यूशन। कौन सा देखा था? डाइल्यूशन हो गया। ओके, तो नेक्स्ट स्टडी सोल्यूशन ही होएगा, डाइल्यूशन नहीं हुआ है? सोल्यूशन डाइल्यूशन भी हुआ रहेगा ना, वो HCl.10H2O को HCl.25H2O में कन्वर्ट किया। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, ये तुम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में थोड़ा सा पढ़ा होगा। अब हाइड्रेशन दो चीज़ों का हो सकता है, एक होता है अनहाइड्रस सॉल्ट्स का एंड दूसरा होता है गैसियस आयंस का। ठीक है, तो अगर मैं एग्जांपल दूं, CuSO4 सॉलिड, इसका कलर वाइट, कलरलेस रहता है। ठीक है, इसमें जब हम लोग 5H2O ऐड करते हैं तो ये बनता है CuSO4.5H2O। समझ पा रहे हो कुछ? इसका नाम कॉपर सल्फेट, ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लू। अबे पता है क्या? ब्लू विट्रियोल सुना है कभी? ओके, इसका नाम ब्लू विट्रियोल क्यों रहता है? बिकॉज इसका कलर ही ब्लू रहता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग इसको कलरलेस से ब्लू बना रहे हैं, ये होने का रीज़न क्या रहता है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अबे स्कूल में कुछ पढ़ा है? नहीं। ओके, तो इसे बोलते हैं अनहाइड्रस सॉल्ट। क्या बोलते हैं? हाइड्रा मतलब पानी, अनहाइड्रस मतलब विदाउट वाटर। समझ में आ रहा है? एंड इसे बोलते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट। तो हाइड्रेटेड सॉल्ट में कलर आने का रीजन क्या रहता है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। समझ में आ रहा है? ओके, अब दूसरी बात, यहाँ पे और एक रीजन रहता है DD ट्रांजिशन, जो तुम लोग अगले साल पढ़ोगे केमिकल बॉन्डिंग में। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर केमिकल बॉन्डिंग में तुम लोगों ने शायद से पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो अभी ध्यान दो। इसमें कॉपर कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है? CuSO4 में कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर 2++2 बराबर। तो ओवर हियर कॉपर इज प्रेजेंट इन +2 चार्ज एंड इट इज अटैच्ड टू वाटर। ठीक है, अब कॉपर के पास इलेक्ट्रॉन्स है क्या? नहीं है। वाटर के पास है, कौन से इलेक्ट्रॉन्स है? लोन पेयर के। कौन से इलेक्ट्रॉन्स है? अरे कुछ पढ़ा है ऐसा? वाटर में ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं? 2 रहते हैं, इतना आते हैं सबको। तो ऑक्सीजन यहाँ पे अपने एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है। समझ में आ रहा है? ठीक है, जब एक ही एटम इलेक्ट्रॉन्स शेयर करता है तो उसका चार्ज क्या बनता है? मतलब उसका बॉन्ड कौन सा बनता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। वेरी नाइस। तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बन रहा है? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। सुना है ऐसा कुछ? अब यहाँ पे ऐसे कितने वाटर आते हैं? तो कितने वाटर आ रहे हैं? ये कुछ समझ पा रहे हो? ठीक है, तो CuSO4 में कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड रहते हैं? 4। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन है, जस्ट बता रहा हूँ। ठीक है, अब उसके बाद वाटर का चार्ज न्यूट्रल 0,
Cu2+ का चार्ज +2, ओवरऑल चार्ज कितना आएगा +2 आएगा। उस +2 को बैलेंस करने के लिए बाहर क्या है, SO4 है, SO4 2- है। अब SO4 2- इसका स्ट्रक्चर भी पढ़ाया हुआ है, तो जितना माइनस उतना पहले बनाने का O-, याद है ऐसा कुछ, एंड जो बच गया वो क्या बनेगा, डबल बॉन्ड हो। ये कुछ समझ पा रहे हो। एंड लास्ट, कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन थे, 5 में से कितने यूटिलाइज हुए, कितने बचे, एक बच गया। तो एक जो बचता है वो वाटर यहाँ पे बाहर है। ये वाटर को क्यों पकड़ के रखा है, या फिर कैसे पकड़ के रखा है, ये ऐसे हवा में तो नहीं रहेगा, इसको पकड़ के रखना पड़ेगा। तो इस वाटर का कौन सा बॉन्ड बनेगा, क्वेश्चन समझ में आ रहा है। ओके, तो यहां पर O-, H+, ये डबल बॉन्ड O के ऊपर भी कौन सा चार्ज रहता है, O-। दोनों O- बाजू वाले H+ को पकड़ के रखेंगे बाय विच बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड रहता है ये, अरे ऐसा कुछ पढ़ा है पक्का। तो इसमें मतलब CuSO4.5H2 में हाउ मेनी वाटर्स आर फॉर्मिंग कोऑर्डिनेट बॉन्ड, 4। हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल्स आर हाइड्रोजन बॉन्डेड, 1। अरे एक ही है, 2 नहीं है, समझ में आ रहा है। वाटर मॉलिक्यूल्स, हाउ मेनी कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स आर देयर, ओके। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ, 4 बॉन्ड दिख रहे हैं सबको एरो वाले। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्राइमरी बॉन्ड्स आर देयर, प्राइमरी बॉन्ड 3 रहते हैं, एक रहते हैं कोऑर्डिनेट, दूसरा रहता है आयनिक, तीसरा रहता है कोवैलेंट, अगर भूल गए रहोगे। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्राइमरी बॉन्ड्स आर देयर, ओके। पहला कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिख रहा है, कोऑर्डिनेट दिखा, ओके। आयनिक बॉन्ड दिख रहा है क्या, आयनिक दिख रहा है, वेरी नाइस। कहाँ पे दिख रहा है, हाँ देखो यहाँ पे इसका चार्ज क्या था 2+, ओवरऑल चार्ज इसका 2+ है। इस 2+ को किसने पकड़ा है, O- ने पकड़ा है। प्लस और माइनस के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है, आयनिक बॉन्ड बनता है। तो कोऑर्डिनेट है, आयनिक है। कोवैलेंट बॉन्ड है क्या इसके अंदर, हाँ है, कहाँ पे है, SO4 में है। या फिर वाटर, वाटर कौन से बॉन्ड बनाते हैं भाई, कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। अरे समझ में आ रहा है। तो इस कंपाउंड में तीनों टाइप के बॉन्ड्स रहते हैं, मतलब एक पहला कौन सा है, कोऑर्डिनेट, दूसरा कौन सा है, आयनिक, एंड तीसरा कौन सा है, कोवैलेंट। समझ में आ रहा है। इसके अलावा सेकेंडरी टाइप ऑफ बॉन्ड कौन सा है, सेकेंडरी बॉन्ड्स कौन से रहता है, तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, वैन डर वाल्स फोर्सेस, हाइड्रोजन बॉन्ड। समझ में आ रहा है। तो इसमें सेकेंडरी बॉन्ड कौन है, हाइड्रोजन बॉन्ड। अरे कुछ समझ में आ रहा है, ये कोवैलेंट बॉन्डिंग का पार्ट है भाई, इसमें हम लोग बॉन्ड्स देख रहे हैं ना, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक सिंपल रीजन बताया तुम लोगों को कि दिस ब्लू कलर इज ड्यू टू वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये एकदम बचपन वाला रीजन है। अगले साल मतलब 12th में तुम लोगों को कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा कि दिस ब्लू कलर इज बिकॉज ऑफ, अभी के लिए मैं सिर्फ रीजन लिख के दे रहा हूँ, इसका एक्सप्लेनेशन तुम लोग अगले साल देखोगे। दिस ब्लू कलर इज बिकॉज ऑफ DD ट्रांजिशन, ठीक है। ये क्या रहते हैं वो अगले साल देखेंगे। अभी के लिए हम लोगों को ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एंथैल्पी पढ़ रहे हैं, ओके। अब एंथैल्पी चेंज ज़रा कम, मतलब हम लोग हमारे चैप्टर पे आ रहे हैं, ये सब एकदम साइड का था, अलग चैप्टर्स का था। अब मेन चैप्टर के ऊपर आता है। यहाँ पे वाटर CuSO4 के साथ बॉन्ड बना रहा है या बॉन्ड्स ब्रेक कर रहा है, बना रहे हैं ना, 5 वाटर ऐड हो रहे हैं। तो 5 वाटर जब ऐड होंगे नया बॉन्ड बनेगा। जब बॉन्ड बनता है तो डेल्टा H इज पॉजिटिव और नेगेटिव, डेल्टा H ऑफ हाइड्रेशन इज पॉजिटिव और नेगेटिव। ध्यान दो, अगर मुझे कोई बॉन्ड ब्रेक करना है, इस पेन को ब्रेक करना है, तो मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी। मेरी एनर्जी ये पेन एब्जॉर्ब करेगा, तो इसकी एनर्जी बढ़ेगी या कम होगी, बढ़ेगी। तो बॉन्ड ब्रेकिंग में डेल्टा H पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा, पॉजिटिव, क्योंकि एनर्जी बढ़ेगी ना, इसको तोड़ने के लिए मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी, ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। तो फॉर बॉन्ड ब्रेकिंग डेल्टा H इज पॉजिटिव, फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन डेल्टा H इज, अबे लास्ट टाइम बॉन्ड एंथैल्पी पढ़ाई है, तुम लोगों को इतना सिंपल आंसर कैसे नहीं आ रहा है। तो डेल्टा H ऑफ हाइड्रेशन इज पॉजिटिव और नेगेटिव। यहाँ पे बॉन्ड्स बन रहे हैं कि टूट रहे हैं, बन रहे हैं, तो डेल्टा H इज पॉजिटिव और नेगेटिव, नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पे चाहिए तो लिख के रखना, बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड ब्रेकिंग डेल्टा H is positive and bond formation delta H
इज नेगेटिव, ठीक है। नेक्स्ट FeSO4, ठीक है। FeSO4 का कलर कलरलेस, ठीक है, सॉलिड। ये 7 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को एब्जॉर्ब कर सकता है। 7 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आ गए तो इट विल फॉर्म व्हाट, FeSO4 डॉट 7H2O, ठीक है। एंड ये हो गया इसका हाइड्रेटेड फॉर्म। पहले इसका कलर था कलरलेस एंड अभी क्या बन गया, अभी वाटर ऐड होने के बाद कौन सा कलर आता है, ग्रीन। तो दिस इज कॉल्ड एज ग्रीन विट्रियोल। क्या बोलते हैं इसको, ग्रीन विट्रियोल, ठीक है। इसमें भी कलर का रीजन क्या रहता है, एक्चुअल रीजन डी ट्रांजिशन। अगले साल तुम लोगों को पढ़ाया जाएगा, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे वाटर बॉन्ड बना रहे हैं कि ब्रेक कर रहे हैं, तो बॉन्ड फॉर्मेशन में डेल्टा H पॉजिटिव है नेगेटिव, नेगेटिव। तो डेल्टा H ऑफ हाइड्रेशन इवन इन दिस केस इज नेगेटिव, ठीक है। नेक्स्ट ZnSO4 जिंक सल्फेट, ठीक है, सॉलिड। इसमें भी 7 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड होते हैं एंड इट फॉर्म्स ZnSO4 डॉट 7H2O। इसका कलर रहता है वाइट, क्या रहता है, वाइट। अब वाइट इसके ऊपर लिख नहीं पाऊंगा इसलिए ब्लैक से लिख रहा हूँ वाइट। तो इट इज कॉल्ड एज वाइट विट्रियोल, ठीक है। मतलब वाइट है, मतलब इसमें कुछ कलर्स आ रहे हैं क्या, नहीं आ रहे। तो इसका रीजन क्या बताएंगे, नो डी ट्रांजिशन इज देयर। इसमें डी ट्रांजिशन होता है क्या, नहीं हो पाता। क्यों नहीं होता, अगले साल, ठीक है। अभी के लिए हम लोगों को इतना ही पढ़ना है, यहाँ पे बॉन्ड्स बन रहे हैं कि ब्रेक हो रहे हैं, बन रहे हैं। बॉन्ड फॉर्मेशन में डेल्टा H पॉजिटिव और नेगेटिव, नेगेटिव। अगेन तुम लोगों को थर्मोडायनेमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू इतना ही पता रहना चाहिए कि डेल्टा H पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। उसकी वैल्यू एग्जाम में दी रहेगी, समझ में आ रहा है, मतलब -300 -400 जो भी वैल्यू रहेगी वो दी रहेगी, ठीक है। बाकी जो भी हम लोगों ने स्ट्रक्चर पढ़ा या फिर डी ट्रांजिशन पढ़ा वो अगले साल का पार्ट है, ठीक है, ओके। दूसरी बात, इसमें अभी वो पढ़ लिया है तो इसमें भी ज़रा सोच लेते हैं। इसमें फिर वाटर कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, FeSO4 में वाटर कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, 6 बनाएगा। कितने बनाएगा, 6। एक वाटर बाहर यहाँ पे जैसे था कोऑर्डिनेटेड रहेगा, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डेड रहेगा। बाकी 6 मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। इस वाले में कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे, 6 बनेंगे। एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर रहेगा, समझ में आ रहा है। अब इसमें अगले साल तुम लोगों को पढ़ाया जाएगा 6 बॉन्ड्स जब बनते हैं तो ज्योमेट्री, 6 बॉन्ड्स में ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल। 6 बॉन्ड्स में ज्योमेट्री क्या रहती है, ऑक्टाहेड्रल। तो यहाँ पे दोनों तरफ ज्योमेट्री क्या है, ऑक्टाहेड्रल। 4 बॉन्ड्स जब ऐसे चपड़ बनते हैं प्लेन में तो इसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर प्लेनार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो इसकी ज्योमेट्री रहती है स्क्वायर प्लेनार, बट इन दोनों की ज्योमेट्री रहती है ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। ये अगले साल का पार्ट है, मैंने जस्ट एक थोड़ी सी आइडिया दे दी है क्योंकि इनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं और ये इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, समझ में आ रहा है। तो हमारे चैप्टर में आ गए तो मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा का बता दिया। कोई भी दिक्कत, लिख दो जल्दी। और तुम लोग लिखना मतलब भूल ही गए हो लगता है मेरे साथ, जो लोग नहीं लिख रहे उनके लिए लिखा करो। मैं ये तुम्हें बाद में समझेगा कैसे किया है, ये तुम्हें बाद में समझेगा। चलो आगे बढ़े। अब नेक्स्ट फॉर गैसेस, हाइड्रेशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, गैसेस लिखना स्टार्ट करो। अब ध्यान से सुनो, जब कभी हम लोग NaCl को ब्रेक डाउन करते हैं तो इट ब्रेक्स इनटू Na+ एंड Cl-। वापस एक बार सब जन ध्यान देंगे यहाँ पे। तो NaCl को ब्रेक डाउन करते तो क्या बनता है, Na+ एंड Cl-। अब ये Na+ एंड Cl- गैस है, ठीक है। तो Na+ गैस अगर पानी में ऐड किया तो ये क्या बन जाएगा, Na+। पानी में जो भी चीज़ ऐड होती है उसको क्या लिखने का, Na+ aqueous, समझ में आ रहा है। और एल्स Cl- गैस, Cl- गैस इसको पानी में ऐड कर दिया तो क्या लिखने का, Cl- aqueous। इसमें कोई दिक्कत। अब ध्यान दो, पहली बात ये पानी में डिसॉल्व क्यों होते हैं, सब जन देखेंगे यहाँ पे।
तो पानी में डिजोल्व होने का रीज़न, जैसे ही Na+ पानी में जाता है, ठीक है, इसके ऊपर प्लस चार्ज है, वाटर का मतलब HOH का कौन सा पार्ट इसको पकड़ लेगा? ऑक्सीजन पकड़ लेगा। तो यहाँ पे वाटर का ऑक्सीजन इसे पकड़ लेता है। समझ में आ रहा है क्यों पकड़ता है? हाँ, क्योंकि H+ एंड O-, तो O- इसको ऐसे धर लेगा। समझ पा रहे हो? तो इसे अभी ऐसे कितने तरीके से धरा जा सकता है? मतलब एक ऊपर से धरा, एक नीचे से धरेगा, एक ऐसे राइट से, एक ऐसे लेफ्ट से, एक आगे की तरफ से और एक, ये समझ में आ रहा है? अब यहां पे हर जगह पे वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। समझ में आ रहा है? ओके, ज्योमेट्री। ऑक्टाहेड्रल 6 मॉलिक्यूल जबकि पकड़ते हैं तो क्या बनता है? ऑक्टाहेड्रल बनता है। ये ऑक्टाहेड्रल यहाँ पे सबको दिख रहा है। अगर किसी को दिख रहा नहीं होगा, देखो ऐसे कुछ दिखेगा ये, तो ये यहाँ पे ऐसे कुछ है, गलत हो गया। ये देख पा रहे हो ऑक्टाहेड्रल बनते हुए, ऐसा डायमंड जैसा स्ट्रक्चर है, पक्का? ओके, तो वो हम लोग जब ऐसे बनाते हैं तो बहुत सारे एटम्स, बहुत सारे बॉन्ड्स रहते तो दिखता नहीं है, बट वो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में है। अभी मतलब वो इरेज करने के बाद भी थोड़ा सा आइडिया लग रही होगी कि कैसे ऑक्टाहेड्रली वो कनेक्टेड है, ठीक है? ओके, अब Cl- की तरह, सॉरी Na+ की तरह Cl- भी है। विच वन इज लार्जर, Na+ या Cl-? फर्स्ट क्वेश्चन। Cl- क्यों? नेगेटिव चार्ज है, अनायंस आर ऑलवेज लार्जर देन कैटायन, ये पढ़ा है तुम लोगों ने? ओके, तो यहाँ पे Cl- है। अब इस Cl- को कौन धरेगा? H+ धरेगा, बराबर? ओके, तो यहाँ पे वाटर एंड दोनों H जो है वो प्लस है, तो ये दोनों H यहाँ पे ऐसे धरेंगे। एक ऊपर से धरा है, वैसे कितने तरीके से धरा जा सकते हैं? 6। तो ऊपर से, नीचे से, राइट, लेफ्ट, आगे और पीछे, ठीक है? अब यहाँ पर ये सारे के सारे आइटम्स जो है वो हाइड्रोजन के हैं, ठीक है? HOH, 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 HOH। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे बॉन्ड्स बन रहे हैं या ब्रेक डाउन हो रहे हैं? बॉन्ड्स बन रहे हैं। जब कभी बॉन्ड्स बनेंगे तो डेल्टा H पॉजिटिव और नेगेटिव, नेगेटिव, तो इन दोनों के लिए डेल्टा H की वैल्यू क्या रहेगी? नेगेटिव रहेगी। इतना समझ में आ रहा है? विच डेल्टा H वैल्यू इज हायर फॉर, मतलब कहाँ पे इंटरेक्शन स्ट्रांग होगा? समझ में आ रहा है? जहाँ पे वो अच्छे से पकड़ के रखेगा ज़्यादा नेगेटिव रहेगा, जहाँ पे लूजली पकड़ के रखेगा थोड़ा वीक रहेगा, ठीक है? तो विच वन इज हायर, फॉर Na+ या Cl-? ओके, Cl- क्यों? क्योंकि दो हाइड्रोजन एक साथ पकड़ रहा है, सबको दिख रहा है, एंड Na+ में एक ही ऑक्सीजन पकड़ रहा है, तो ऐसा नहीं है, ध्यान दो। अब यहाँ पे ये डिपेंड करता है साइज के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करेगा ये? अब साइज वाइज विच वन इज स्मॉलर, Na+ एंड विच वन इज लार्जर? तो किसको पकड़ना ज़्यादा इजी रहता है, Na+ को या Cl- को? ओके, अब ध्यान दो, किसी को अगर अभी भी Cl- की बड़ा है, बड़े को तो इजीली पकड़ सकते हैं। तो लेट अस से कि हम लोग कबड्डी का गेम खेल रहे हैं, ये एग्जांपल शायद से मैंने पहले भी लिया होगा, ठीक है? नहीं लिया है तो अभी सुनो। अब कबड्डी के गेम में ऐसे एकदम मतलब दुबला पतला ऐसे मरगल ऐसे एक इंसान आ गया, ठीक है? तो तुम लोग उसके साथ खेलने में ज़्यादा कंफर्टेबल रहोगे या ऐसे मस्त ऐसे हट्टा कट्टा वो हमारे इसमें एडमिन में एक सागर दामले करके है, पता है तुम लोगों को? ऐसे लंबा चौड़ा, ऐसे मस्त, ऐसे हैवी वेट चैंपियन, अभी दुबला पतला होते जा रहा है बट स्टिल। देखा है तुम लोगों ने? नहीं। आतिश सर को देखा? आतिश सर को? आतिश सर कैसे हैं? अब वैसे इंसान के साथ कबड्डी खेलने में मजा आएगी या ऐसे एकदम मरगल से के साथ? आतिश सर के साथ, हाँ, ऐसे मतलब उठा के तुमको फेंक देना वो। ओके, तो मतलब देखो कबड्डी में भी वही रहता है ना भाई, एक टाइम पे ऐसे 6 लोग रहते हैं, एक को सराउंड करता है, तो किसको सराउंड करना इजी हो जाता है, ऐसे मतलब मोटे इंसान को या ऐसे छोटे इंसान को? छोटे इंसान को। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे भी सेम लॉजिक अप्लाई होता है कि हाइड्रेशन किसका ज्यादा होता है? छोटे आयंस का। मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है? पक्का? ओके, तो ये लिख दो।
हाइड्रेशन हमेशा छोटे आयंस का मतलब हाइड्रेशन इंथैल्पी लिखो यहाँ पे, हाइड्रेशन इंथैल्पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज? अरे आंसर कुछ तो आंसर बताओ। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज क्या रहता है? इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। समझ में आया? अब उसी बदले दूसरा एक क्वेश्चन आ सकता है, Na प्लस Mg2 प्लस एंड Al3 प्लस, इनमें किसका हाइड्रेशन ज्यादा होगा? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? ठीक है, अब किसका हाइड्रेशन ज्यादा होगा? यहाँ पे साइज नहीं देखने की, यहाँ पे क्या देखेंगे? चार्ज देखेंगे, क्योंकि इनकी साइज ऑलमोस्ट सेम रहती है। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम आजू बाजू में आता है, थोड़ा बहुत अंतर रहता है बट ऑलमोस्ट सेम पकड़ के चलेंगे। तो यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है? चार्ज इधर डायरेक्ट इंटू 2 हो गया, इधर डायरेक्ट इंटू 3 हो गया। समझ में आ रहा है? अब किसमें ज्यादा हाइड्रेशन होगा? कि कौन वाटर को अच्छे से पकड़ के रख पाएगा? Al3 प्लस, यहाँ पे प्लस चार्ज 3 होगा एंड नेगेटिव को ये इजीली अट्रैक्ट कर पाएगा। तो विच वन इज हैविंग हाईएस्ट हाइड्रेशन एंथैल्पी? Al3 प्लस। यहाँ पे नीचे क्या लिखेंगे? हाइड्रेशन एंथैल्पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। कुछ समझ में आ रहा है? ओके ये केमिकल बॉन्डिंग में हुआ था क्या? नहीं हुआ था? ओके तो यहाँ पे लिख दो, करेक्ट है। तो माइनस 2.303 nRT log ऑफ V2 बाय V1। ठीक है, ओके। इंटरनल एनर्जी का यूनिवर्सल फॉर्मूला, इंटरनल एनर्जी का यूनिवर्सल फॉर्मूला करेक्ट है। डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। इंटरनल एनर्जी का दूसरा यूनिवर्सल फॉर्मूला, वेरी नाइस। तो डेल्टा यू का दूसरा यूनिवर्सल फॉर्मूला रहता है NCV डेल्टा डी। डेल्टा एच का यूनिवर्सल फॉर्मूला, नाइस। तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी। डेल्टा एच का दूसरा यूनिवर्सल फॉर्मूला, ओके। वर्क डन इन आइसोकोरिक प्रोसेस, ओके। वर्क डन इन आइसोकोरिक प्रोसेस, वर्क डन इन आइसोकोरिक प्रोसेस, वर्क डन इन आइसोकोरिक प्रोसेस, वर्क डन इन आइसोकोरिक प्रोसेस। वहाँ पे किधर जाने? वर्क डन इन आइसोकोरिक प्रोसेस, अरे वो बीच वाली, उसका नाम मैं भूल गया, सानवी का, सानी का, जिया, ओके। वर्क डन इन आइसोकोरिक प्रोसेस, वर्क डन इन आइसोकोरिक प्रोसेस, ओके। तुम दोनों ने आंसर दिया था, और एक एक आंसर दे दोगे तो बच जाओगे, नहीं तो खत्म। हाँ, वर्क डन इन आइसोकोरिक प्रोसेस, चल मैं हेल्प करता हूँ। तूने PDB का ही आंसर दिया था ना, वर्क डन का ही दिया था। आइसोकोरिक मतलब, रुको ना सालो, हाँ आइसोकोरिक मतलब खत्म, ओके। वर्क डन इन आइसोकोरिक प्रोसेस, ओके। आइसोकोरिक मतलब, वेरी नाइस, ओके। बाकी सब लोग, तुम लोग 3 जन जिन्होंने आंसर दिया है, सारे फॉर्मूलाज, मतलब ये देखो, ये यूनिवर्सल फॉर्मूलाज है 6, वो लिख के दिए हैं। एंड देन यूनिवर्सल फॉर्मूलाज अंडर डिफरेंट कंडीशन, वर्क डन इन आइसोथर्मल, वर्क डन इन आइसोकोरिक, वो सब लिख के दिया हुआ है। 2 बार तो मिनिमम लिख के दिया हुआ है, ठीक है। वो सब जिन लोगों ने आंसर बिल्कुल नहीं दिया 5 बार लिख के आओगे, ठीक है। जिन लोगों ने आंसर दिया हुआ है फिर भी प्रैक्टिस के लिए 2 बार लिख के आओगे, ठीक है। क्या हुआ चेक। और हाँ, नेक्स्ट टाइम वापस मैं कोई फॉर्मूलाज पूछूंगा, जिन लोगों को नहीं आएगा वो 10 बार लिख के आएंगे। ये प्रोसीजर तब तक होते रहेगी, मतलब डबल होते जाएगा, ठीक है। ऐसे एक्सपोनेंशियली ग्रोथ होगी, 5 का 10, 10 का 20, 20 का 40, ठीक है, जब तक तुम लोग अच्छे से करके नहीं आते हैं, ठीक है। ओके, तो लिखना स्टार्ट कर, लिख दो। ये क्या क्या लिखने बोला है? ऑल यूनिवर्सल फॉर्मूला, ऑल यूनिवर्सल फॉर्मूला एंड यूनिवर्सल फॉर्मूला अंडर डिफरेंट प्रोसेसेस, ठीक है। एंड अगर ये तुम लोग ढंग से लिख के नहीं आए, मतलब अगर बोल दिया कि अरे मुझे पता ही नहीं था कि ये भी लिखना है, तो भी डबल होगा। समझ में आ रहा है? ये तुम लोगों का काम है कि तुम लोग मतलब वो अच्छे से ढूंढ के सारे फॉर्मूलाज लिख के आओ, ठीक है। ओके चलो, ये होमवर्क है, ये तुम लोगों को करके लाना है। प्लस
नहीं ठीक है, पहले ये करके आओ, बाद में बाकी का देखा जाएगा, इतना नहीं तो तुम लोगों को काहे का आएगा कुछ। ओके, हेडिंग लिखो लैटिस एंथैल्पी। लैटिस एंथैल्पी पढ़ी है तुम लोगों ने? अरे ये पढ़ा है क्या? ओके, लैटिस एंथैल्पी LE। चलो अब लैटिस एंथैल्पी का मीनिंग कोई बताना चाहेगा? मतलब पढ़ा है ना तो इसलिए। नहीं, कार्बन का स्ट्रक्चर। ओके ठीक है, हाँ क्या और अच्छे से। ओके चलो अब मैं बता रहा हूँ, लिखना स्टार्ट। लैटिस का मीनिंग पता है क्या यहाँ पे? लैटिस का मीनिंग पता है क्या? अरे सिंपल क्वेश्चन है, हाँ या ना में आंसर दो ना बे। नहीं, हाँ अब ध्यान दो। तो कोई भी आयनिक कंपाउंड ऐसे मस्त क्रिस्टलाइन रहता है। अब वो क्रिस्टलाइन रहने का रीज़न क्या रहता है, ध्यान देंगे, ठीक है। अब क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स में ऐसे एटम्स एक के बाजू में एक ऐसे एक रिपीटेटिंग पैटर्न में अरेंज्ड होते हैं। ये पढ़ा है तुम लोगों ने स्कूल में? अरे ये पढ़ा था क्या? ओके क्या नहीं भाई, ये मतलब कौन से स्कूल में गए थे, मतलब कि डायरेक्ट 11th-12th में आए हो? हाँ नहीं, क्या रहता है, क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स ऐसे रिपीटेटिंग पैटर्न में अरेंज होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये अरेंज्ड होने के बाद ये ऐसे कुछ ज्योमेट्री बना रहे हैं। अब वैसे ही इसके पीछे या फिर इसके आगे और आइटम्स आएंगे। ये एक लेयर के आइटम्स है, इसके नीचे भी आइटम्स रहेंगे, इसके ऊपर भी आइटम्स रहेंगे, समझ में आ रहा है? तो अब अगर इसके पीछे और आइटम्स आ गए, चलो मैं ऐसे डायरेक्ट बना रहा हूँ, इसके पीछे और 4 आइटम्स आ गए, दिख रहे इसके पीछे के 4 आइटम्स, ठीक है। और अभी इन सारे आइटम्स को मैं कनेक्ट कर दूं तो क्या बन रहा है? ये क्या बनाइए, एक क्यूब बना, इसे बोलते हैं एक यूनिट सेल। क्या बोलने का इसको? एक। अब ऐसी यूनिट सेल बार बार देखो, यहाँ पे एक ही यूनिट सेल बनेगी ऐसे नहीं है, बाजू में भी तो आइटम्स है ना बे, वो भी एक यूनिट सेल बनाएंगे, उसके नीचे वाले भी यूनिट सेल बनाएंगे, उसके नीचे के बाजू वाले भी यूनिट सेल बनाएंगे, उनके और पीछे वाले भी यूनिट सेल बनाएंगे, उनके आगे वाले भी यूनिट सेल बनाएंगे। ऐसे बहुत सारी जब यूनिट सेल्स रिपीट होना स्टार्ट होती है, ये पहली यूनिट सेल दिख रही है, इसके बाजू में दूसरी यूनिट सेल आ गई, ये तुम लोगों को बनाने की जरूरत नहीं है, इसके नीचे और एक यूनिट सेल आ गई, ये समझ पा रहे हो? एंड इसके बाजू में और एक यूनिट सेल आ गई, समझ में आ रहा है कुछ? तो ये एक 3 डायमेंशनल क्रिस्टल बनते जा रहे हैं। इसके आगे भी और एक यूनिट सेल आएगी, इसके पीछे भी ऐसे, मतलब मैं और आगे कंटिन्यू करूं तो ये और ऐसे पीछे कंटिन्यू होते जाएगा। ये समझ पा रहे हो कुछ? इसको नीचे भी कंटिन्यू करूंगा तो और ग्रोथ होती जाएगी, ये धीरे धीरे जाके क्या बनेगा? एक क्रिस्टल बनेगा। इस अरेंजमेंट को बोला जाता है क्रिस्टल लैटिस। ये समझ में आ रहा है? एंड द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक दिस लैटिस इज कॉल्ड एज, मीनिंग समझ में आ रहा है? ओके इसकी डेफिनेशन लिखना स्टार्ट करो। लैटिस एंथैल्पी 2 टाइप की रहती है बाय द वे, ये बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके अब लिखना स्टार्ट करो। द एनर्जी सॉरी द हीट रिक्वायर्ड at constant pressure, the heat required at constant pressure, the heat required at constant pressure to break 1 mole of a lattice, to break 1 mole of a lattice, to break 1 mole of a lattice into its corresponding ions, into its corresponding ions, into its corresponding gaseous ions, sorry, into its corresponding gaseous ions, corresponding gaseous ions is called as lattice enthalpy, is called as lattice enthalpy। अब यहाँ पे लिखो तो NaCl सॉलिड, इसको मैंने एनर्जी प्रोवाइड की, इसका लैटिस ब्रेक हो गया तो क्या बनेगा? हाँ Na+Cl- बट कौन सी स्टेट में? गैसियस, तो Na+ गैस एंड Cl-
गैस। समझ में आ रहा है? तो ये लिख दो नीचे। अब यहाँ पे हम लोग लैटिस फॉर्म कर रहे हैं कि लैटिस ब्रेक कर रहे हैं। किसी भी चीज़ को ब्रेक करने के लिए डेल्टा एच पॉजिटिव और नेगेटिव, ये भूलना मत है, ब्रेकिंग में डेल्टा एच इज पॉजिटिव। और इसकी उल्टी डेफिनेशन और एक रहती है, लैटिस ब्रेकिंग के बदले लैटिस फॉर्मेशन भी हो सकता है। अब लैटिस फॉर्मेशन में डेल्टा एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, मतलब डेल्टा एच पॉजिटिव रहेगा या एनर्जी रिलीज होगी, डेल्टा एच नेगेटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा। फॉर्मेशन में डेल्टा एच हमेशा क्या रहता है, नेगेटिव, ठीक है। तो एनर्जी इज रिलीज्ड, तो लिखो और द हीट रिलीज्ड, the heat released at constant pressure the heat released at constant pressure to form 1 mole of a lattice, to form 1 mole of a lattice, 1 mole of a lattice using its gaseous ions, ठीक है, using its gaseous ions, मतलब Na प्लस गैस को Cl माइनस गैस के साथ कंबाइन करो एंड NaCl सॉलिड बनाओ, ठीक है। अब यहाँ पे लैटिस फॉर्मेशन हो रहा है कि लैटिस ब्रेकिंग हो रही है, तो यहाँ पे डेल्टा एच ऑफ लैटिस क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। देखो अब नेक्स्ट लाइन पे लिखना, रिएक्शन लिख रहे हो ना भैया, ओके। अब ध्यान दो, तुम्हारे घर पे नमक है, NaCl है, उसको ऐसे गैस के ऊपर डाल दिया तो क्या होता है, Na प्लस गैस और Cl माइनस गैस निकलती है क्या, नहीं निकलती, बराबर, ओके। तो अगर हम लोग NaCl को एक्चुअली हीट प्रोवाइड करना स्टार्ट करें तो पहले क्या होता है, मतलब क्या होगा उसका, अच्छा ब्लैक होगा, करेक्ट है। उसके बाद ओके, सॉलिड को हीट करते तो क्या होता है, लिक्विड बनता है, क्या होता है, लिक्विड बनता है। तो अगर हम लोग NaCl को गर्म करेंगे तो वो पहले लिक्विड बनता है, फिर बाद में लिक्विड को हीट करेंगे तो क्या बनेगा, गैस बनेगा, फिर बाद में गैस स्टेट में जाते वक्त उसका लैटिस ब्रेक होगा। समझ में आ रहा है? तो ये रिएक्शन तुम लोग घर पे बैठ के या फिर लैब में कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते। अगेन देखो, NaCl को हीट करने से वो पहले NaCl लिक्विड बनता है, फिर लिक्विड का बनता है गैस। अरे कुछ समझ में आ रहा है? तो ये रिएक्शन हम लोग घर पे बैठ के कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? फिर लैब में भी ये रिएक्शन होती है क्या, नहीं, क्योंकि हम लोगों को डायरेक्ट NaCl से Na प्लस गैस एंड Cl माइनस गैस चाहिए, जो फिजिकली पॉसिबल नहीं है। समझ में आ रहा है? तो नेक्स्ट लाइन पे लिखना, इट इज इम्पॉसिबल टू फाइंड, it is impossible to find lattice enthalpy, it is impossible to find lattice enthalpy using direct methods, ठीक है, हो गया। Hence it is calculated indirectly, indirectly using Born-Haber cycle, BHC, ठीक है। अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले, बॉर्न-हेबर साइकिल, यूजिंग बॉर्न-हेबर साइकिल। नेक्स्ट हेडिंग बॉर्न-हेबर साइकिल, ओके। अब ध्यान दो, NaCl हम लोग डायरेक्ट बना सकते हैं क्या, मतलब ये ऊपर रिएक्शन यूज करके NaCl बन सकता है क्या, नहीं बन सकता। समझ में आ रहा है? तो NaCl कैसे बना सकते हैं, नहीं वैसे उतने स्टेप्स में नहीं, हाँ सब्लिमेशन नहीं, वैसे नहीं। NaCl को कैसे बनाए, दूसरी कोई मेथड NaCl को बनाने की, इस रिएक्शन से NaCl बन नहीं सकता।
Na+Cl- डायरेक्ट हम लोग कंबाइन नहीं कर सकते। दूसरी कोई मेथड, हाँ HCl + NaOH यूज कर सकते हैं। और कोई इजी मेथड जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर या फिर उसके पहले कभी पढ़ी रहेगी? ओके, फॉर्मेशन यूज करके, क्या यूज करके? फॉर्मेशन एंथैल्पी। देखो अगर मुझे NaCl बनाना है, मैं Na+, देखो वैसे नेचर में Na+ मिलता है क्या? नहीं मिलता, बट क्या मिलता है नेचर में? Na मिलता है, सोडियम। अरे सोडियम मेटल मिलता है ना। वैसे नेचर में Cl- मिलता है क्या? तो क्या मिलता है? Cl2 मिलता है। तो वी कैन यूज Na सॉलिड प्लस Cl2 गैस, समझ में आ रहा है? टू फॉर्म NaCl। बैलेंस करो इस रिएक्शन को, हाफ Cl2, वेरी नाइस। यहाँ पे इसको 2 क्यों नहीं बनाए थे? 1 मोल के लिए निकालना रहता है। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? फॉर्मेशन रिएक्शन। तो इसके एंथैल्पी चेंज को भी क्या बोलेंगे? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ध्यान दो, हम लोग ये ऊपर वाली रिएक्शन लैब में नहीं कर सकते, क्योंकि अपने को ऐसे हवा में Na+ मिलता है क्या भाई? किधर ऐसे चलते चलते ऐसे Na+ दिख गया? नहीं होता, समझ में आ रहा है? हवा में ऐसे Cl- रहता है क्या? नहीं। बट नेचर में Na सॉलिड और Cl2 गैस रहती है, तो ये हम लोग यूज कर सकते हैं। अब इस रिएक्शन से ऊपर वाली रिएक्शन बनानी है, समझ पा रहे हो? वापस वो स्टेटमेंट देखो, ये ऊपर वाली रिएक्शन डायरेक्टली नहीं हो सकती, इसलिए हम लोग इसको कैसे निकालते हैं? इनडायरेक्टली। तो इस रिएक्शन का यूज करके ऊपर वाली रिएक्शन बनानी है। फॉलो कर पा रहे हो? ओके, तो इस रिएक्शन में ये वाली साइड सेम टू सेम मैच हो रही है दोनों। ओके, ये वाली साइड्स मैच हो रही है क्या? नहीं। तो जरा Na को देखते हैं। पहले Na को क्या करेंगे? गैस लेके जाएंगे, वेरी नाइस। तो यहाँ पे सॉलिड है, ऊपर गैस है, तो Na को किस में लेके जाना पड़ेगा? गैसियस स्टेट में लेके जाना पड़ेगा। चलो, सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करना, इसे क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन बोलते हैं। ये सब पढ़ा के हो गया, मतलब ये एक एक स्टेप्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। फिर बाद में Na गैस ऊपर Na+ गैस, क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, जिसे क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन। तो नेक्स्ट स्टेप रहेगी आयनाइजेशन। तो Na से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, इसे बोला जाता है एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन। समझ में आ रहा है कुछ? ध्यान दो यहाँ पे। अब इसके बाद हाफ Cl2 गैस, ऊपर क्या है? Cl- गैस, क्या करे? नहीं, हाँ क्या करे? एटम बनाना पड़ेगा। ये देखो, पहले ये Cl2 है, अपने को क्या चाहिए? सिर्फ Cl चाहिए। Cl2 को Cl में कन्वर्ट करना, ये Cl2 को Cl में कन्वर्ट करना, मतलब 2 डिफरेंट Cl में क्या करना पड़ेगा? बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? अब बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो उसे क्या बोलते हैं? बॉन्ड एंथैल्पी। ओके, तो इसकी बॉन्ड एंथैल्पी। बट ध्यान दो, यहाँ पे पूरा एक Cl2 है क्या? कितना Cl2 है? हाफ Cl2 है, तो इसको हाफ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको हाफ से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसको भी हाफ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये कट हो गए, कितने Cl आएंगे? 1 Cl आएगा। एक Cl2 के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए बोलते हैं बॉन्ड एंथैल्पी। आधे के लिए क्या लिखने का? इंटू हाफ या फिर बाय 2। तो बॉन्ड एंथैल्पी बाय 2 क्यों किया, समझा? Cl2 का, पूरे Cl2 का बॉन्ड ब्रेक करने के लिए बॉन्ड एंथैल्पी, बट सिर्फ आधे के लिए हाफ। क्या बनेगा? Cl गैस। अब मेरे पास Cl गैस है, ऊपर क्या चाहिए? Cl-, तो क्या करने का? इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा, जिसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी। तो ये बन गया Cl- गैस, एंड यहाँ पे आ गया डेल्टा H ऑफ Eg। ये समझ पा रहे हो? अब मेरे पास ये दोनों चीजें हैं, पक्का है? इन दोनों चीजों को जब मैं ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलता है? NaCl मिलता है। ओके, तो ये ऊपर वाली रिएक्शन नीचे बन गई क्या? Na+ + Cl- गिविंग अस NaCl सॉलिड। ये समझ पा रहे हो? ये हम लोग एक ही स्टेप में एक्चुअली कर पाते हैं क्या? नहीं। तो हम लोगों ने इसको अलग अलग स्टेप्स में किया हुआ है, समझ पा रहे हो? ओके, अब इसे लिखने का डेल्टा H ऑफ लैटिस। इसमें कोई भी दिक्कत? अब ध्यान दो, समझो, ये रिएक्शन नेचर में होती है कि नहीं होती? होती है। कितने स्टेप्स में होती है? अरे जो सर्कल किया हुआ है वो कितने स्टेप में हो रही है? एक सिंगल स्टेप में। Na सॉलिड, हाफ Cl2, NaCl दे देते हैं। कितने स्टेप में हुआ? एक।
उसी NaCl के ये NaCl का फॉर्मेशन है, उसी NaCl के फॉर्मेशन के रिएक्शन को मैंने जरा उल्टा किया। पहले मैंने Na को क्या किया, गैस बनाया, फिर Na गैस को क्या किया, Na प्लस गैस किया, फिर Cl2 को क्या किया, Cl बनाया, फिर Cl को किस में कन्वर्ट किया, Cl माइनस में कन्वर्ट किया, फिर दोनों को ऐड करके NaCl बनाया। तो जो रिएक्शन एक सिंगल स्टेप में होती है वो मैंने कितने अलग अलग स्टेप्स में की, वापस काउंट करो, वापस काउंट करो। अब काउंटिंग आती है कर, कितने स्टेप्स में, 5 में हुई बराबर। हाँ, एक सब्लिमेशन, एक आयनाइजेशन, एक बॉन्ड एंथैल्पी बॉन्ड ब्रेकिंग, एक इलेक्ट्रॉन गेन एंड देन लैटिस फॉर्मेशन। दिख रहे 5 स्टेप्स सबको दिखे? तो एक स्टेप में होने वाली रिएक्शन अभी 5 अलग अलग स्टेप्स में कर रहे हैं। इनमें रिलेशन क्या आएगा? हेस लॉ अप्लाई करने आता है, एक रिएक्शन एक सिंगल स्टेप में करो या 5 अलग अलग स्टेप्स में करो, दोनों की वैल्यू सेम रहती है, एंथैल्पी चेंज हमेशा सेम रहता है, याद है? तो इसमें रिलेशन क्या आएगा? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl, NaCl एक सिंगल स्टेप में बनाओ या फिर 5 अलग अलग। पहले कौन सा चेंज था? एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, ओके, किसके लिए था? Na के लिए। फिर बाद में एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन किसके लिए था? Na के लिए था। फिर बाद में क्या किया? हाँ, बॉन्ड एंथैल्पी फॉर Cl2, ऐसे लिखेंगे करेक्ट है क्या? डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ेगा, प्लस उसके बाद क्या किया? इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी किया, तो प्लस इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी ऑफ Cl सिंगल, प्लस लास्ट में क्या किया? लैटिस फॉर्मेशन किया फॉर NaCl। ये समझ पा रहे हो? देखो, NaCl का फॉर्मेशन एक सिंगल स्टेप में करो या 1 2 3 4 5 अलग अलग स्टेप्स में NaCl बनाओ, एंथैल्पी चेंज हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? बॉर्न हेबर साइकिल। ठीक है, अब एग्जाम में देखो, मैं इससे भी मतलब डिफिकल्ट एग्जाम्पल कराता हूँ बट वैसे आते नहीं है। ठीक है, और तुम लोगों को ये बहुत हेवी जाएगा तो नहीं करा रहा हूँ। अब एग्जाम में Na के बदले सिर्फ M लिख के आ सकते हैं, समझ में आ रहा है? सिर्फ M। NCl2 के बदले क्या लिख के आएगा? X2, हेलोजन को X से दिखाता है, एंड बाकी सब सेम टू सेम रहेगा। ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो इतना ही मतलब ऐसे ही आता है, ये याद रखना बस एग्जाम में। या फिर KCl आ सकता है, समझ में आ रहा है? यहाँ पे NaCl है, वैसे KCl है। ठीक है, तो वो जो भी चेंज रहेगा, या फिर NaBr आ सकता है, गेटिंग इट? तो जो भी चेंज रहेगा वो तुम लोग कर पाओगे, पक्का? ओके, ये लिख दो। चलो, बॉर्न हेबर साइकिल, इसके क्वेश्चन आते हैं। चलो, हो गया। अब नेक्स्ट लिखो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, वापस लिखो। इसकी हेडिंग क्या थी? अभी मैं हेडिंग भूल गया हूँ। ठीक है, तो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, ध्यान दो। अब लास्ट टाइम हम लोगों ने एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन जस्ट ऊपर से देख लिया था कि पानी के अंदर डिजोल्व करने के बाद हीट रिलीज होती है, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इज नेगेटिव। ठीक है, अब उसको एग्जैक्टली कैसे फाइंड आउट करें, जैसे लैटिस एंथैल्पी हम लोग निकालना सीखे हैं वैसे। ठीक है, अब जब कभी NaCl जैसा कंपाउंड, NaCl में कैसे रहता है? Na प्लस, ठीक है, Na प्लस, इतने में तो वापस एक बार बना लेता मैं कुछ से लिख के। ऐसे Na प्लस रहता है एंड उसके साथ क्या प्रेजेंट रहता है? Cl माइनस। ओके,
ठीक है चलो 19-20 छी मज़ा नहीं आया, वापस लिखेंगे अभी हम लोग चुपचाप से। अब Cl माइनस ठीक है, ओके ये ऐसे अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं? इसे अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं? लैटिस। क्या बोलते हैं? लैटिस। अब जब हम लोग इसे पानी में ऐड करेंगे, ठीक है, पहले क्या होगा? पानी में जाके NaCl क्या बनाता है? Na प्लस NCl माइनस। तो लैटिस का क्या होगा? लैटिस ब्रेक होगा। अरे कुछ दिमाग में घुस रहा है? पानी में NaCl जब डिसॉल्व करते हैं, नमक डिसॉल्व करता है, वो घुल जाता है, मिक्स हो जाता है। वो ऐसे डिसॉल्व होने का रीजन क्या है? पहले उसका लैटिस ब्रेक होता है। ओके, अब उसका लैटिस ब्रेक हो गया, फॉर्मिंग ऐसे Na प्लस एंड ऐसे Cl माइनस। बट अभी भी ये दोनों तो पानी में ही है ना, तो वापस कनेक्ट क्यों नहीं होते? नहीं, दूर होते हैं तो नजदीक भी तो आ सकते हैं ना, थोड़े टाइम के बाद नजदीक आ गए, वापस चिपक गए, होता है क्या? हाँ, वाटर के साथ बॉन्ड हो गए, जिसे क्या बोलते हैं? हाँ अरे बोलना है गधे, क्या? हाइड्रेशन। उसे क्या बोलते हैं? हाइड्रेशन। तो फिर कुछ टाइम के बाद, लैटिस ब्रेक होने के बाद, पानी इन सारे आयंस को सराउंड कर लेता है, ठीक है। तो कुछ टाइम के बाद ये आयंस जो है वो ऐसे वाटर से सराउंड हो गए। अब पानी ने इनको सराउंड करके रखा है, तो ये अभी एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आ सकते हैं क्या? नहीं। तो ये वापस NaCl लैटिस बना सकता है क्या? तो सॉल्यूशन बनाते वक्त दो चीजें होती है, पहला लैटिस ब्रेकिंग एंड फिर बाद में हाइड्रेशन, एंथैल्पी। ये समझ में आ रहा है? हाइड्रेशन, इसकी वजह से ये डिसॉल्व हो जाता है। तो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स। डेल्टा H ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स। कौन से? डेल्टा H ऑफ लैटिस प्लस डेल्टा H ऑफ हाइड्रेशन। अरे कुछ समझ में आ रहा है? पक्का? इसके ऊपर जेई में भी आया हुआ क्वेश्चन एक है, वो करते हैं। ये लिखो, फिर क्वेश्चन दे रहा हूँ। क्वेश्चन इज फाइंड एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन फॉर NaCl गिवन दैट, बोलो। हाँ, एंथैल्पी ऑफ लैटिस फॉर NaCl is 790 kilojoule per mole and hydration enthalpy of Na plus and Cl minus is 786 kilojoule per mole। ठीक है, लिख के हो गया? चलो बताओ आंसर कितना आ रहा है? हाँ, +4 आ रहा है। ओके, +4 आएगा। देखो भाई ध्यान दो, एग्जाम में वो वैल्यूज तुम लोगों को बहुत सी बार प्लस में ही देंगे, वो तुम्हें डिसाइड करना है कि वैल्यू प्लस में है या माइनस में है, ठीक है। अब यहाँ पे NaCl का सोल्यूशन बनाते वक्त लैटिस फॉर्मेशन होता है कि लैटिस ब्रेकिंग होता है? लैटिस ब्रेकिंग में वैल्यू प्लस रहेगी। बट हाइड्रेशन में वाटर एंड Na प्लस, इनका बॉन्ड फॉर्म हो रहा है कि ब्रेक हो रहा है? बॉन्ड फॉर्मेशन, तो बॉन्ड फॉर्मेशन में वैल्यू माइनस रहेगी। तो 790 प्लस माइनस 786, ये वैल्यू माइनस में है, वो बीच में प्लस साइन ही है, बट ये वैल्यू माइनस में है।
फॉलोड, पक्का? ओके, ये एक एक करके हम लोगों ने पढ़ा भी था, लैडिस में प्लस एंड इसमें माइनस, ठीक है, लिख दो। नेक्स्ट, ऑर्गेनिक में तुम लोगों को रेजोनेंस पढ़ा के हो गया है? ओके, चलो बाद में देखते हैं। अब हेडिंग लिखो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, हेडिंग लिखो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। अब मुझे कौन से टाइप की एंथैल्पी हम लोग, मतलब कौन से नंबर की कर रहे हो याद नहीं है। लास्ट लेक्चर में कौन से कहाँ तक पहुँचे थे हम लोग? लैटिस एंथैल्पी के पहले एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन का नंबर क्या था? 7 था। तो 7 के बाद अभी लैटिस पढ़ा तो 8 हो गया, 8 और फिर अभी 9, ठीक है। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। चलो, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में कौन सी दो चीज़ें हमेशा रिएक्ट करती है? हमेशा किसी भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल लो और उसमें कौन सी दो चीज़ें हमेशा कांस्टेंट रहती है? क्या क्या बोल रही हो? एसिड और बेस, हाँ वो तो रहेंगे ही। और एकदम कॉमन, एसिड तो बहुत सारे, HCl है, H2SO4 है, HNO3 है, बेसिस भी बहुत सारे हैं, तो वो अलग अलग हो गए। सेम चीज़ हर एक रिएक्शन में रहती है, हाँ, H+ एंड OH-, ठीक है। एसिड हमेशा H+ देता है एंड बेस हमेशा OH- देता है, ये कांस्टेंट है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एक्चुअली क्या होता है, हमेशा H+ OH- के साथ रिएक्ट करता है एंड इट फॉर्म्स H2O, समझा? फिर HCl का Cl- एंड NaOH का Na+ सॉल्ट बनाता है NaCl। वो सॉल्ट तो चेंज होता रहेगा, बट वाटर तो हमेशा, मतलब तुम लोगों ने पढ़ा है ना सॉल्ट प्लस वाटर, वाटर तो H2 ही रहेगा, सॉल्ट हमेशा चेंज होता है, समझे? तो हर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में H+ एंड OH- कांस्टेंट रहता है एंड इन दोनों के कॉम्बिनेशन में जो एंथैल्पी चेंज आता है दैट इज कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। समझ में आ रहा है? एंड इट्स वैल्यू इज -57.3 किलो जूल पर मोल। इसमें कोई दिक्कत? ये इकलौती वैल्यू है जो तुम लोगों को याद रखनी है, ठीक है। दिस वैल्यू यू हैव टू रिमेंबर, ओके। अब इसको अगर मैं किलो कैलोरीज में कन्वर्ट करूँ तो कैलोरीज में कन्वर्ट करने के लिए 4.2 से डिवाइड करते सबको आइडिया रहेगी। तो इसको जब हम लोग 4.2 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है -13.2 किलो कैलोरी पर मोल के अराउंड, ठीक है। लिख दो ये। एक मिनट मत लिखना, यहाँ पे वैल्यूज गलत लिखी है कि वहाँ पे वो देखने दो मुझे। ओके, 57.3 एंड 13.7 एंड 13.7, 13.7, ठीक है, लिख दो। वो कन्वर्जन गलत था। और अब नेक्स्ट, दिस वैल्यू इज applicable only for strong acid and strong base, ठीक है, ओके। अब ध्यान दो, तो HCl और NaOH इनकी वैल्यू, HCl प्लस NaOH ये दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड्स है या वीक एसिड्स है? मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक एसिड वीक बेस है? स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है। तो HCl प्लस NaOH गिव्स अस NaCl प्लस H2। समझ में आ रहा है? ओके, इसके लिए ये वैल्यू कितनी रहेगी? डेल्टा H ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कितना लिखोगे बताओ भाई? डेल्टा H ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज माइनस, इसमें कोई भी दिक्कत? पक्का श्योर हो? तो एक क्वेश्चन लिखो, फाइंड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन
for 1 mole of H2SO4, for 1 mole of H2SO4 with a strong base, ठीक है. करो क्वेश्चन. फाइंड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन फॉर 1 मोल ऑफ H2SO4 विद अ स्ट्रॉन्ग बेस. ओके, अब देखो H2SO4 जब किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो पहली बात तो इसको 2 मोल्स ऑफ NaOH लगेंगे टू फॉर्म Na2SO4 प्लस 2H2O. अब H2SO4 के 1 मोल में कितने H प्लस है एंड वो कितने OH के साथ रिएक्ट करेगा एंड कितने H2O बनाएगा. तो ऊपर जो रिएक्शन हम लोगों ने लिखी है ये इसका डबल है तो उसकी डेल्टा H की वैल्यू भी क्या होगी. अरे कुछ समझ में आ रहा है ना. तो थोड़ा सा मतलब अपना टेढ़ा दिमाग लगाने का. तो हर एक क्वेश्चन थोड़ी ना स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेगा. वो पीछे वाला भी थोड़ी ना ऐसे डायरेक्ट एडिशन थी. समझ में आ रहा है. कुछ तो अपना किधर ना किधर दिमाग लगाना पड़ेगा. ठीक है, ओके, समझाइए. यहाँ पे 2 मोल्स थे. ओके, ब्रेक चाहिए तुम लोगों को. ओके, डबल -57.3 का. ठीक है, ओके. तो 940 को मिलता है. चलो देखना स्टार्ट करो. ओके, अब इसमें इफ वी आर नॉट यूजिंग स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, हेडिंग लिखो. वीक एसिड एंड वीक बेस. ठीक है, तो वीक एसिड वीक बेस ये इतने फास्ट रिएक्ट कर पाएंगे क्या? नहीं. तो इनमें एंथैल्पी चेंज की वैल्यू ज़्यादा रहेगी या कम रहेगी? कम रहेगी. समझ में? 57.3 से कम. अब ऐसा होने का रीज़न क्या है? ध्यान दो. फर्स्ट वी आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज स्ट्रॉन्ग एसिड. तो स्ट्रॉन्ग एसिड फॉर एग्जाम्पल HCl. स्ट्रॉन्ग एसिड को स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों बोलते हैं? बहुत इजीली ये H प्लस आयन दे पाता है. ठीक है, तो इट गिव्स अस H प्लस एंड Cl माइनस वेरी इजीली. ठीक है, एंड इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं भाई? HCl ब्रेकिंग इनटू H प्लस एंड Cl माइनस. आयनाइजेशन या फिर डिसोसिएशन. सुना है ऐसा कुछ, कभी पढ़ा है? ओके, तो यहाँ पे हम लोग बोलते हैं 100% आयनाइजेशन होता है. समझ में आ रहा है? बट वीक एसिड, गिव मी एन एग्जांपल ऑफ वीक एसिड. CH3COOH नाम क्या है इस एसिड का? एसिडिक एसिड. ठीक है, CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये वीक एसिड है. अब इसमें ये इजीली ब्रेक डाउन होता है क्या? नहीं. समझ में आ रहा है? तो इट डज नॉट अंडरगो 100% डिसोसिएशन.
लेस देन 100% डिसोसिएशन या फिर आयनाइजेशन। ये समझ में आ रहा है? आयनाइजेशन डिसोसिएशन दोनों वर्ड्स है, इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता, चल जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे फिर इसे ब्रेक डाउन करने के लिए देखो, इसको तोड़ना है, ब्रेक करने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी या निकालनी पड़ेगी? देनी पड़ेगी। तो एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव? इट इज पॉजिटिव। ब्रेकडाउन के लिए एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन क्या रहता है? पॉजिटिव। तो एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन इज पॉजिटिव ओवर हियर, ठीक है। एंड ये इतनी प्लस वैल्यू जब इतने माइनस से निकल जाएगी तो ये माइनस की वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी? कम होगी ना। प्लस मतलब ये प्लस है, ये माइनस है, तो ये वैल्यू कम हो जाएगी। गेटिंग इट? तो डिसोसिएशन के लिए जितनी एनर्जी लगती है उतनी इसमें से कम होके फिर अपने को एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन मिलता है। वापस एक बार देखो, HCl को ब्रेक करने के लिए कुछ एनर्जी नहीं पड़ रही है क्या? नहीं, वो अपना ब्रेक डाउन हो जाता है। बट वीक एसिड को ब्रेक डाउन करने के लिए सम एनर्जी हैज टू बी प्रोवाइडेड, एंड वो एनर्जी किस में से निकल जाती है? न्यूट्रलाइजेशन में से, ठीक है। तो क्वेश्चन, ये भी एक PYQ है, 2020 या 21 में आया हुआ है, ठीक है। तो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन फॉर acetic acid and NaOH is minus 55.2 kilojoule per mole. Find enthalpy of dissociation of, क्या बोलते हैं उसको, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, ठीक है। चलो करो ये। कितनी वैल्यू आने वाली है यहाँ पे? ओके, तो माइनस 57.3 में कितना ऐड करेंगे तो माइनस 55.2 बनेगा, 2.1, दैट इज योर आंसर। अरे डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन नहीं करना है बेटा, वो माइनस ऑफ माइनस होगा ना। 55.2 माइनस 55.2 माइनस माइनस 57.2, आंसर प्लस में आएगा, ठीक है। या फिर तुम लोग ऐसे समझ सकते हो, एंथैल्पी ऑफ, ये ऐसे चाहिए तो लिख के रखना, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन फॉर वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ strong acid strong base plus enthalpy of dissociation, ये ऐसे लिख के रखना। तो enthalpy of neutralization for weak acid weak base कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? weak acid weak base का enthalpy of neutralization कितना दिया है? 55.2। अरे ये एसिडिक एसिड और NaOH, एसिडिक एसिड वीक एसिड, ये स्ट्रॉन्ग बेस, समझे? तो माइनस 55.2 इज इक्वल टू कितना रहना चाहिए? 57.3 प्लस ये हम लोगों को निकालना है, एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन हम लोगों को निकालना है। ये इधर आएगा प्लस बनेगा, आंसर क्या आएगा? प्लस 2.1, ठीक है। नेक्स्ट देखो, रेजोनेंस एंथैल्पी 9/10 ना, रेजोनेंस एंथैल्पी, रेजोनेंस एंथैल्पी। रेजोनेंस अभी तक पढ़ाया नहीं गया है, बिल्कुल भी नहीं पढ़ाया है, कुछ भी नहीं पढ़ाया है ना। ओके, अब तो देखो रेजोनेंस किस में होता है? एक एग्जांपल, रेजोनेंस किस में होता है? ओके, बेंजीन में होता है। किस में होता है? क्यों होता है? बिकॉज इट हैज ऑल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड्स, दिख रहा है डबल सिंगल बॉन्ड्स ऑल्टरनेट में, तो इसमें ये क्या करता है? रेजोनेट करता है। अब इसमें जब रेजोनेंस होगा, ध्यान दो, तो ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ पे आएगा, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ पे आएगा, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ पे आएगा, इसमें कोई दिक्कत? अब जिसकी वजह से ये ऐसे कुछ दिखना स्टार्ट होगा, देखो बॉन्ड्स की पोजीशन घूम गई, ये वाला बॉन्ड इधर आ गया बीच में, इधर वाला बॉन्ड इधर पे आ गया, एंड इधर वाला बॉन्ड इधर पे आ गया, इसमें कोई दिक्कत? ये समझ पा रहे हो? ओके,
अब जिसकी वजह से याद रखना, यहाँ पे लिख देना ड्यू टू रेजोनेंस, ड्यू टू रेजोनेंस कंपाउंड्स बिकम स्टेबल। वो क्या हो जाता है? स्टेबल हो जाता है। समझ में आ रहा है? अब कंपाउंड स्टेबल होगा तो उनकी एनर्जी बढ़ेगी या कम होगी? क्या खाया जा रहा है वहाँ पे? अच्छा, अब एनर्जी उसकी वजह से बढ़ेगी या कम होगी? कम होगी। अब एनर्जी कम होगी तो कितने से कम होती है? ठीक है, वो जो वैल्यू है डिक्रीज इन एनर्जी इज कॉल्ड एज रेजोनेंस एंथैल्पी। समझ में आ रहा है? तो द डिक्रीज इन एनर्जी, देखो ये द डिक्रीज इन एनर्जी ड्यू टू रेजोनेंस is called as resonance enthalpy। ठीक है, ओके। अब रेजोनेंस एंथैल्पी स्टडी करने से पहले अपने को पढ़ना पड़ेगा हाइड्रोजिनेशन एंथैल्पी। तो ये यहाँ पे अभी के लिए थोड़ा सा रोक दे, नेक्स्ट टॉपिक पर जाए। हाइड्रोजिनेशन एंथैल्पी ये पढ़ने से पहले अपने को ये पता रहना चाहिए। तो 11 हाइड्रोजनेशन एंथैल्पी। ठीक है, हाइड्रोजनेशन एंथैल्पी। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइड्रोजनेशन? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइड्रोजनेशन? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइड्रेशन? वाटर को ऐड करना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइड्रोजनेशन? हाँ, हाइड्रोजन को ऐड करना, H2, हाइड्रोजन ना बे, समझ में आ रहा है? तो हाइड्रोजनेशन का मीनिंग क्या रहता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन कहाँ पे ऐड होता है? हाइड्रोजन कहाँ पे ऐड होता है? डबल बॉन्ड में ऐड होता है। कहाँ पे ऐड होता है? डबल बॉन्ड में। तो यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसके अंदर हम लोगों ने क्या ऐड कर दिया? H2 ऐड कर दिया। अब जब मैं इसमें H2 ऐड कर रहा हूँ तो एक हाइड्रोजन गया इस पहले वाले कार्बन के पास, दूसरा गया इस दूसरे वाले कार्बन के पास, क्या बनेगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। इतना सबको बेसिक ऑर्गेनिक आता है? ओके, तो व्हाट विल हैव? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 एंड डेल्टा H फॉर दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज हाइड्रोजनेशन। ठीक है, एंड डेल्टा H फॉर दिस रिएक्शन इज नेगेटिव। क्या रहता है? नेगेटिव। ये समझ में आ रहा है? इसमें कोई दिक्कत? ओके, अब ध्यान दो, एनर्जी, ठीक है, एनर्जी टाइम पास है। अब तो एकदम नीचे ये जो नीचे वाली एनर्जी है, that energy is for this compound. Name of this compound? साइक्लोहेक्सेन। दिख रहा है? अरे बेंजीन में डबल बॉन्ड भी रहता है, इसमें डबल बॉन्ड है क्या? नहीं, तो इसको क्या बोलने का? 6 कार्बन का साइक्लिक स्ट्रक्चर साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन के अंदर जब एक डबल बॉन्ड आ जाए इसे क्या बोलेंगे? साइक्लोहेक्सीन। समझ में आ रहा है? अब इसमें कितने डबल बॉन्ड है? ध्यान दो, यहाँ पे टाइम पास मत करो, 32 ही तोड़ दूंगा। तो यहाँ पे कितने डबल बॉन्ड्स है? एक डबल बॉन्ड है। एक डबल बॉन्ड को निकालने के लिए कितने हाइड्रोजन लगते हैं? मतलब कितना H2 लगता है? चलो, एक H2 लगता है। अब यहाँ पे एक H2 लगेगा तो इसे निकालने के लिए एक H2, एक हाइड्रोजन यहाँ पे गया, एक हाइड्रोजन यहाँ पे गया, इसमें कोई दिक्कत? डेल्टा H ऑफ हाइड्रोजनेशन, ये सिर्फ लिख रहा हूँ, हाइड्रेशन नहीं है, हाइड्रोजनेशन है, वो समझ लेना। इज, हाँ बताओ, ये प्लस आएगा या माइनस आएगा? एनर्जी बढ़ रही है या कम हो रही है? एरो की पोजीशन देखो और बताओ, एनर्जी बढ़ रही है या कम हो रही है? कम हो रही है, दिख रही है सबको कम होते हुए? ओके ना, ऊपर एनर्जी बढ़ रही है, नीचे जा रहे हैं तो एनर्जी कम होगी। तो डेल्टा H प्लस आएगा या माइनस आएगा? नेगेटिव आएगा, एनर्जी कम हो रही है। एंड डेल्टा H फॉर दिस रिएक्शन इज -120
किलो जूल पर मोल। कोई दिक्कत? ओके, अब पहले इस कंपाउंड का नाम बताओ। हाँ, 1,3 साइक्लो हेक्सा डाइईन, 1,3 साइक्लो हेक्सा डाइईन। ये आता है, IUPAC हो गया इतना। ओके, अब देखो एक डबल बॉन्ड को निकालने के लिए कितनी एनर्जी लगी? -120 किलो जूल्स की लगी। यहाँ पे कितने डबल बॉन्ड है तो कितनी एनर्जी लगेगी? समझ में आ रहा है? तो -240 लगेगी। तो when we use cyclohexadiene, पहली बात, इसमें कितने H2 लगेंगे? 4, या फिर H2 कितने लगेंगे? 2 लगेंगे। ठीक है, तो will require 2 H2 and delta H of hydrogenation is -240 किलो जूल पर मोल। ठीक है, नेक्स्ट, इसे क्या बोलते हैं? बेंजीन। वेरी नाइस। अब बेंजीन में कितनी एनर्जी लगनी चाहिए? ज्यादा नाटक नहीं करते, इसको एकदम थिन पेन से बना रहा हूं। हाँ, कितनी एनर्जी लगनी चाहिए? 360। ठीक है, तो इसमें कितने H2 लगेंगे बाय द वे? 3 लगेंगे। एंड एनर्जी कितनी लगनी चाहिए? तो -360 की। थ्री H2 एंड डेल्टा H जो है वो आना चाहिए था -360 किलो जूल पर मोल। समझ में आ रहा है? बट हाँ, ये थियोरी में है। देखो, ये थियोरी मतलब क्या, तुम लोगों को मैंने बताया एक बॉन्ड के लिए लगती है 120, तो 2 बॉन्ड के लिए तुम लोगों ने खुद से बताया कि भाई मतलब 240 लगनी चाहिए, और 3 बॉन्ड के लिए कितनी लगनी चाहिए? 360। यहाँ पे हम लोगों ने कुछ एक्सपेरिमेंट कैरी आउट किया है क्या? नहीं, तुम लोगों ने ऐसे ही मतलब देख के बताया, थियोरी में बताया। समझ में आ रहा है? बट जब प्रैक्टिकली किया गया तो पता चला कि इसमें -208 किलो जूल्स की एनर्जी लग रही है। कितनी लग रही है? मतलब बेंजीन की एनर्जी बढ़ रही है या कम हो रही है? कम हो रही है ना। वो इधर पे आ गया है, किधर? तो जब प्रैक्टिकली किया गया तो पता चला कि इट रिक्वायर्स ओनली 208 किलो जूल्स ऑफ एनर्जी। समझ में आ रहा है? थोड़ी सी ऊपर, इसको थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं। अरे रे, ठीक है, चलो। तो इट रिक्वायर्स डेल्टा H ऑफ -208 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो बेंजीन की एनर्जी क्या हो रही है? कम हो रही है। ये एनर्जी कम होने का रीजन क्या रहता है? बोर्ड पे देखो, नहीं लिखा, ऊपर गया। हाँ, क्या क्या? रेजोनेंस। ये एनर्जी कम होने का रीजन क्या रहता है? रेजोनेंस। ड्यू टू रेजोनेंस कंपाउंड बिकम्स स्टेबल, इट्स एनर्जी डिक्रीजेस एंड दैट डिक्रीज इन एनर्जी इज कॉल्ड एज रेजोनेंस एनर्जी। समझ में आ रहा है? तो मुझे बताओ, अब बेंजीन की एनर्जी कितने से कम हुई? ये कितने से कम हुई? -152 से कम हुई। दिख रही है? पक्का? श्योर? तो दिस गैप इन एनर्जी या फिर दिस डिक्रीज इन एनर्जी इज कॉल्ड एज रेजोनेंस एनर्जी। ठीक है, ये जो थियोरी की वैल्यू है और प्रैक्टिकल की वैल्यू है, इसके बीच का जो गैप रहता है, दैट गैप इज कॉल्ड एज रेजोनेंस एनर्जी। यहाँ पे कितने से कम हो रहा है? वो सब चंद्र है, कैलकुलेट करो कितने से कम हो रहा है? 360 से 208, 152, इतना कैलकुलेशन आते हैं सबको। तो इट इज डिक्रीजिंग बाय -152 किलो जूल पर मोल। ठीक है, समझे? लिखो इसे जल्दी। रेजोनेंस एनर्जी का ये इकलौता क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो याद रखना।
PYQs कितने सॉल्व करके हो गए हमारे? कुछ भी नहीं, दिए ही नहीं है क्या अभी तक? हो गया, चलो करें, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये देखो घड़िया सा क्वेश्चन, फिर भी आएगा तो नहीं शायद से, बट ट्राई करो। एंड चिल्ला चिल्ला के आंसर देने की ज़रूरत नहीं है, चुपचाप से खुद से सॉल्व करो। आंसर आया तो ठीक, नहीं आया तो तुम लोग गधे हो ही, ठीक है। कोई भी आंसर ऐसे मतलब ABCD देगा नहीं, ठीक है। सब जन अपने हिसाब से सॉल्व करेंगे, अभी आज पढ़ाया हुआ ही टॉपिक है। तुम लोग पीछे जाके नोट्स रेफर कर सकते हो, उसमें मुझे कोई दिक्कत है नहीं, आंसर सोच समझ के दो। ए बेटा आज पढ़ाया है, पीछे इतना किधर जा रही है? अच्छा रफ वक्त था वो। चलो भाई 1 मिनट हो गया है, पहले क्वेश्चन सॉल्व करो। बिना बात किए, वो लास्ट बेंच वाले गधे तुझे बोल रहा था बे, ठीक है। हाँ हम भी कुछ ऐसे बहुत बड़ा तीर नहीं मार रहे वैसे। हो गया? चलो ऑप्शंस पूछूं, सोच के हो गया सबका? ऑलमोस्ट 2 मिनट हो गया है, 2 मिनट इज सफिशिएंट फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। ओके, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। 50-50 हो गया भाई साला सी और डी में। अब मुझे आंसर सोचने दो पहले। अच्छा, कौन अपने क्वेश्चन आंसर में एकदम ज़्यादा ही कॉन्फिडेंस है, मतलब कॉन्फिडेंट है, मतलब किसको, मतलब सी और डी में मतलब ड्रॉ हो रहा है इसलिए पूछ रहा हूँ। तो कौन एकदम श्योरली बोल सकते हैं कि हमारा आंसर ही करेक्ट है ऐसा? मतलब चलो सी में कोई है? सी में अच्छा, डी वाले, अच्छा डी वाले ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं मुझे अभी बट डाउट आ रहा है उनको फिर भी। ओके, डी इज द रॉन्ग आंसर, ठीक है। डी इज द रॉन्ग आंसर बोला था बाय द वे मैंने, रॉन्ग आंसर, हाँ ठीक है। सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो अब ये डी वाले गधे, देखा बोला था ना मैंने, ऐसे पीछे वाले गधे। तो करो और डिस्कस करो। अब तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे सारी वैल्यूज माइनस में दी है, तो तुम लोगों को डिसाइड करना है कौन सी वैल्यू माइनस वाली है, कौन सी वैल्यू प्लस वाली है। जैसे हाइड्रेशन मतलब वहां पे बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वाटर के साथ, जब बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो वैल्यूज नेगेटिव रहती है, बट लैटिस सोल्यूशन के टाइम पे लैटिस जो है वो ब्रेक होता है, तो Z लैटिस एंथैल्पी शुड बी पॉजिटिव, तो Z शुड बी पॉजिटिव एंड रेस्ट टू आर नेगेटिव। ये ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो दोनों नेगेटिव बन जाएंगे। सी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है? ठीक है गधे। चलो भाई, ये नहीं आएगा तुम लोगों को, ये अभी तक पढ़ाया नहीं है, ये हम लोग सॉल्व करके हो गए रहेंगे। ये अभी तक पढ़ाया है बट तुम लोगों को आएगा नहीं।
हाँ चलो ट्राई करो। हिंट 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 नहीं, मतलब स्टेप नंबर 1 तुम लोगों को हीट चेंज निकालना है। क्या निकालना है? हीट चेंज। ठीक है, ओके। दूसरी बात, बॉम्ब कैलोरीमेट्री इज अ इंस्ट्रूमेंट विच मेजर्स हीट चेंज। ठीक है, अब ये वर्क कैसे करता है ध्यान दो। एक्सक्यूज मी, यहाँ पे एक ऐसे हम लोग वाटर बाथ लेते हैं। ठीक है, वाटर बाथ में ऑब्वियसली पानी भरा रहता है। ठीक है, वहां पे लास्ट बेंच वाले गधे। देखा भी है क्या अभी बाथटब? गरीब हो। हेलो, बाथटब। अब यहाँ पे एक ऐसे कंटेनर रहता है जिसके अंदर हमारा मटेरियल जो भी रहेगा, चलो इसके अंदर अपना मटेरियल है, गैस है, चलेगा। यहाँ पे अंदर की तरफ एक स्पार्क प्लग रहता है, समझ में आ रहा है? जो स्पार्क जनरेट करेगा। स्पार्क आने की वजह से मटेरियल क्या होना स्टार्ट होगा? कंबस्ट होना स्टार्ट होगा। ठीक है, रिएक्ट करना स्टार्ट करेगा। एंड इस पूरे कंटेनर को हम लोगों ने ऐसे सील किया रहता है, मस्त एकदम पैक्ड, दिख रहा है ऐसे कॉर्क है, सील किया है। क्या घटिया सिस्टम है ना ये, ऐसे एकदम। इसको ऐसे मस्त सील किया हुआ है। ठीक है, ध्यान दो। अब यहां पे एक रहता है थर्मोमीटर, दिख रहा है? ठीक है, अब जैसे ही हम लोग इसको स्पार्क करेंगे तो क्या होना स्टार्ट होगा? ये पूरा का पूरा सिस्टम हीट होना स्टार्ट होगा, जिसकी वजह से पानी का टेम्परेचर बढ़ेगा। पानी का टेम्परेचर बढ़ने के बाद फिर बाद में धीरे धीरे यहाँ पे अपने को टेम्परेचर कितना बढ़ा वो समझ में आ जाएगा। एंड फिर फाइनली हम लोग क्या निकाल सकते हैं? क्यू। क्यू के 3 फॉर्मूलाज रहते हैं। कौन से 3 फॉर्मूलाज? पहला फॉर्मूला रहता है जो बहुत कॉमनली हम लोग यूज करते हैं, NCN डेल्टा टी। दूसरा जो जरा कम कॉमन है, MS डेल्टा टी, समझ में आ रहा है? एंड तीसरा CD डेल्टा टी। ठीक है, यहाँ पे CN मतलब मोलर हीट कैपेसिटी, S मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड CD मतलब टोटल हीट कैपेसिटी। यार है कुछ? ओके, यहाँ पे तुम लोगों को इन तीनों में से कोई एक फॉर्मूला, अभी कौन सा फॉर्मूला यूज करना है वो डिसाइड करना रहता है। अब अगर नंबर ऑफ मोल्स दिया है या फिर मोलर हीट कैपेसिटी दी हो तो पहला यूज करेंगे। अगर मास दिया हो, पानी का मास, कितना पानी यूज हो रहा है, 100 ग्राम पानी, 200 ग्राम पानी, तो सेकेंड फॉर्मूला यूज करेंगे। एंड अगर सिर्फ हीट कैपेसिटी मतलब टोटल हीट कैपेसिटी दी हो तो थर्ड फॉर्मूला। समझ में आ रहा है? ओके, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? हीट कैपेसिटी तो है बट मोलार है, स्पेसिफिक है या टोटल है? हीट कैपेसिटी तो तीनों में ये हीट कैपेसिटीज ही है, बट टोटल है, मोलार है या स्पेसिफिक है? हाँ, तो गधो जब मोलार रहता है ना तो पर मोल लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? लिखा है क्या? पर मोल, मोलार मास ग्राम पर मोल, मोलार वॉल्यूम लीटर पर मोल। समझ में आ रहा है? तो ऐसा पर मोल लिखा है क्या? तो क्या दिया है? अब जब स्पेसिफिक दिया रहता है ना गधो, तो पर ग्राम दिया रहता है, 1 ग्राम के लिए रहता है ना वो, तो तभी पर ग्राम दिया रहता है। जैसे डेंसिटी, ठीक है, नहीं वो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब रहता है। ठीक है, चलो डेंसिटी नहीं, अभी मुझे याद नहीं आएगा फटाक से, गलत आंसर आ गया तो आ ही गया। अब तो बट पर ग्राम लिखा रहता है, पर ग्राम है क्या? तो अभी क्या दिया है? हाँ चलो, तीसरे टाइम में तो आंसर आ ही जाएगा तुम लोगों का। ठीक है, हाँ, तो अभी कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? CD डेल्टा डी। चलो निकालो आंसर इसका। क्वेश्चन रीड किया क्या उसके पहले? मतलब मुझे क्वेश्चन पता है, मैंने कल या परसों में सॉल्व किया था दूसरे बैच के साथ। तुम लोगों ने रीड किया है क्या? एक बार रीड कर लो बे। चलो, अगर तुम लोगों को चाहिए तो तुम लोग पूरा आंसर निकाल के मुझे बता सकते हो, तुम्हारी इच्छा। इतना दिमाग तुम लोगों में से किसी में है ऐसा लग रहा नहीं है मुझे, बट स्टिल ठीक है। तो
ट्राई कर सकते हो फिर भी। फर्स्ट स्टेप तो कर ली ना, फर्स्ट स्टेप का आंसर कितना आया? हाँ, क्या नहीं समझा? क्या क्वेश्चन रीड किया, क्या लिखा है, क्या निकालना है? ऐसे मोबाइल पे क्यों मारूंगा साले, मैं नया लेना ही है वैसे थोड़ी देर के बाद। क्या क्वेश्चन में क्या पूछा, क्या है? कांस्टेंट वॉल्यूम लाती मारूंगा बे, पूरा क्वेश्चन रीड ही नहीं किया तूने अच्छे से। क्या पूछा है बे चिन्मय? हाँ हाँ, हीट ऑफ कंबशन पूछा है। क्या पूछा है ना बे? अरे कांस्टेंट वॉल्यूम किधर, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट ऑफ कंबशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ऐसा पूछा है। कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? पक्का? ओके, तो हीट ऑफ कंबशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम निकालना है तो पहले हीट तो निकालनी पड़ेगी ना, समझे? तो हीट कितनी आ रही है? अब पहला पार्ट समझा सबको? तो हीट कैसे निकालेंगे? सी टी डेल्टा डी से। सी टी कितना दिया है? 5, एंड डेल्टा डी कितना दिया है? तो कितना हो गया टोटल? 25 हो गया। इसमें कोई भी दिक्कत? पक्का? तो ये 25 इज इट आवर आंसर? क्यों? अब कुछ तो हाँ पर, अच्छा ऐसे लिखा है क्या वहां पे? अच्छा यूनिट्स में दिया, हाँ चलो इतना तो दिमाग चला। वेरी नाइस, करेक्ट है करेक्ट है। तो पर मोल के लिए निकालना है, कितने के लिए निकालना है? और ये एग्जाम में दिया ना हो फिर भी अपने को पता रहना चाहिए पर मोल, बिकॉज हर एंथैल्पी के डेफिनेशन में हम लोगों ने हर जगह पे फॉर वन मोल एंथैल्पी हमेशा कितने के लिए निकाली जाती है? 1 मोल के लिए निकाली जाती है। ये पता रहना चाहिए। मैं क्या बड़बड़ कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है? पक्का? तो फॉर 1 मोल नाउ वी हैव टू कैलकुलेट, कैसे निकाले? कहाँ मल्टीप्लाई? हाँ वेरी नाइस, सही बोला उसने। पहले तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे। क्या निकालने पड़ेंगे? उसने नंबर ऑफ मोल्स निकाल भी दिए। फाइनल आंसर निकालने की कोशिश करो, बाकी लोग नंबर ऑफ मोल्स निकालो, देखते हैं मोल कॉन्सेप्ट आ रहा है क्या। कर में आ रहा है क्या? नंबर ऑफ मोल्स नहीं आ रहे। अभी तक का क्वेश्चन समझा मैंने क्या बड़बड़ की? हीट निकालनी है, हीट निकाली, बट नाउ दे आर आस्किंग फॉर 1 मोल। तो फॉर 1 मोल विल हैव टू मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ना बे? ओके, तो दैट विल डू लेटर ऑन। पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालो। तुम्हारा आंसर है फाइनल? कुछ करो, ट्राई करो। आया कुछ? कितना आया? ओके, फाइनल आंसर नाउ। क्या 96 किसको आया भाई ऐसे घटिया आंसर? ओके, बाकी लोग कर पा रहे हैं? पहले गिवन मास अपॉन मोलार मास यूज करना है, उसके लिए मोलार मास निकालना पड़ेगा। अगर किसी को ऑक्टेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं पता तो IUPAC वापस पढ़ना पड़ेगा तुम लोगों को। C8H18, ठीक है, CnH2n+2, तो ये ऑक्टेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आता है C8H18। इसका मोलार मास निकालने जाओगे तो 12 × 8 96 प्लस 18, इसका आंसर आता है 114। वो हमेशा ऐसे ही नंबर देते हैं बे। कभी PY की सॉल्व करेंगे तो नोटिस किया रहेगा, ये जो नंबर है ना वही नंबर नीचे आता है, सिर्फ पॉइंट निकल जाता है या फिर कुछ 0 ऐड हो जाता है वैसा, ठीक है। तो या फिर इसका डबल रहता है, 114 का डबल 228 वैसे भी आ सकता है, ठीक है। तो 114 अपॉन 114 आंसर कितना आएगा? 0.01 मोल, समझे? नाउ फॉर 0.01 मोल हाउ मच हीट इज इवॉल्व्ड? 25 दिख रहे हैं, तो 25 फॉर 1 मोल हाउ मच हीट विल बी देयर? 25 × 1 अपॉन, समझे? फाइनल आंसर 2500। ये कैसे किया, समझ में आ रहा है कुछ? पक्का? सिर्फ अपना नॉर्मल जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है ना वो सब थोड़ा थोड़ा अप्लाई करना था। यहाँ पे मोल कॉन्सेप्ट और अपना हीट चेंज दोनों को क्लब किया गया है, समझ में आ रहा है? बॉम्ब कैलोरीमेट्री इज द डिवाइस यूज्ड टू मेजर हीट चेंज, ठीक है, हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम। बॉम्ब कैलोरीमेट्री
इज अ डिवाइस विच मेजर्स हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, ये तुम लोगों को फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा, फिजिक्स में इसका सब कुछ आता है। केमिस्ट्री में हम लोगों को इतना कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा ऊपर ऊपर से मैंने बता दिया। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। नेक्स्ट, ये आएगा क्या तुम लोगों को? ये किया है हम लोगों ने? नहीं किया? ओके, ट्राई करके देखो। किया था? किया है? ओके, नेक्स्ट ये करो। चलो, ये लगता नहीं है तुम लोगों को आएगा, छोड़ो, मत मत। ये इसके मैं स्टेप्स बता के रखता हूँ, चाहिए तो घर पे जाके ट्राई करना। ठीक है, सबसे पहले क्या निकालना है? ढूंढना क्या है? पहले उधर पहुंचो, ढूंढना क्या है? फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ CH2 बराबर, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 को तुम्हें बनाना है। किससे बनाओगे? फॉर्मेशन करना है। पहले तो लगेंगे 2 कार्बन ग्राफाइट प्लस, अरे कुछ समझ में आ रहा है? पक्का? ओके। अब ग्राफाइट में एक दिक्कत रहती है। ग्राफाइट में क्या दिक्कत रहती है? ग्राफाइट ऐसे दिखता है। ये तुम लोगों ने पढ़ा है क्या? कभी नहीं पढ़ा होगा तो बाद में कभी मैं पढ़ा दूँ। नहीं, मैं नहीं, मतलब विवेक सर पढ़ाएंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, तो ये ग्राफाइट ऐसे कुछ दिखता है। समझ में आ रहा है? अबे यार, क्या दिक्कत है इसकी, समझ नहीं आ रही मुझे। सालो तुम लोगों को बड़ा मजा आ रहा है ना। अब ये दिख रहा है, इसके हर कॉर्नर पे क्या प्रेजेंट है? कार्बन। तो यहाँ पे कार्बन कार्बन के बहुत ज्यादा बॉन्ड्स है। इन बॉन्ड्स को मुझे ब्रेक करना है। कैसे ब्रेक करूंगा? हाँ, बॉन्ड ब्रेक करके, करेक्ट है, चाट दूंगा ना। ओके, तो ये देखो, ये सॉलिड है। सॉलिड को मेल्ट करूंगा तो क्या बनेगा? लिक्विड। लिक्विड को मेल्ट करूंगा तो क्या बनेगा? अब गैस में देख देख, पानी है ना, पानी एक दूसरे को पकड़ के रखते, बट जैसे मैंने पानी को इवेपोरेट कर दिया तो पानी के गैस के मॉलिक्यूल ऐसे उड़ना स्टार्ट होते हैं। एक पानी इधर, एक पानी उधर। वैसे जैसे ही मैं इस ग्राफाइट को गैस में कन्वर्ट करूंगा तो ये भी उड़ना स्टार्ट करेगा। एक कार्बन इधर गया, एक कार्बन उधर गया, तो मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। अरे कुछ समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे उन्होंने जो हम लोगों को ग्राफाइट की सब्लिमेशन एंथैल्पी दी है, दिख रहा है सब्लिमेशन? वो क्या कर रहा है? ग्राफाइट के एक एक बॉन्ड्स को तोड़ रहा है। मेटल में भी वो मेटल का बॉन्ड एंथैल्पी कभी नहीं देंगे, वो मेटल का क्या देंगे? सब्लिमेशन। मेटल को भी देख, मेटल में मतलब एक लेट अस से कि मेरे पास लोखंड है, मतलब लोखंड मतलब अपना Fe, आयरन। ठीक है, आयरन में Fe का बॉन्ड है, मेटेलिक बॉन्ड जिसे बोलते हैं। अब सब्लिमेट कर दिया तो एक Fe इधर गया, एक Fe उधर गया, बॉन्ड क्या हो गया? ब्रेक हो गया। तो मेटल या फिर ग्राफाइट ऐसी चीजों में वो हमेशा क्या देंगे? उनका सब्लिमेशन एंथैल्पी देंगे, विच इज नथिंग बट देयर बॉन्ड एंथैल्पी। मैंने क्या बोला, समझा? तो ये कार्बन कार्बन की बॉन्ड एंथैल्पी आ गई। ओके, हाइड्रोजन की बॉन्ड एंथैल्पी दी है। यहां पे कौन से बॉन्ड्स हैं? बताओ, यहां पे कौन से बॉन्ड्स हैं? CH है, कितने CH बॉन्ड्स हैं? कितने C डबल बॉन्ड C बॉन्ड्स हैं? दिख रहा है क्या? तो अभी यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? हाँ, फॉर्मूला। अरे आज सुबह में एकदम शुरुआत में जो रिवीजन की थी, गलत। रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स। अरे आज ही पढ़ाया है बे, सुबह में मतलब रिवीजन किया था। ठीक है, तो यहाँ पे घटिया बोर्ड है ये एकदम। यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ कार्बन, where bond enthalpy of carbon is what? Sublimation enthalpy. तो 2 into 7 10,
प्लस 2 टाइम्स 436 हाइड्रोजन का माइनस 4 टाइम्स CH 414 प्लस 1 टाइम्स C डबल बॉन्ड C 611। घर पे जाके खुद से कर पाओगे, मैं जस्ट मेथड बता रहा हूँ, खुद से एक बार ट्राई करना घर पे जाके, ठीक है, समझा? ओके, लिखने के लिए भी टाइम नहीं दे रहा हूँ, ये घर पे जाके खुद से फिगर आउट करना है वापस, ठीक है? आज होमवर्क में ये क्वेश्चन मिलेगा। करो ये किया है क्या कल? मतलब लास्ट लेक्चर में किया था ये? नहीं ना, करो। नहीं किया था ना, चलो करो। एक काम करो, ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, मतलब बहुत बार मतलब बहुत ही बार, हर बार सिर्फ थोड़ा सा चेंज किया जाता है कुछ। तो पहले क्वेश्चन लिखो, फिर बाद में सॉल्व करेंगे। इसको स्टार मार्क करके रखना, ये अभी तक मतलब नहीं बोल के 5-6 बार आया हुआ क्वेश्चन है। हर टाइम अलग चीज़ें रहती है। अभी यहाँ पे x और y है, कभी इनकी वैल्यूज़ दे देते हैं -393, -285, ठीक है, एंड फिर आंसर पूछते हैं, कुछ ना कुछ चेंज करते हैं, बट ये क्वेश्चन रिपीट होता है। हो गया? आंसर आया किसी का? चलो देखते हैं। हैंड रेस करने बोलूँगा, रिलेशनशिप निकालना था इनके बीच का, वो तो याद था ना बे? कर लिया? सबने कर लिया है? ओके, मतलब 2 मिनट से तो ज़्यादा ही हुआ है ना। हाँ, 2-2.5 मिनट हो गया, चलो बस हो गया। अबे ऑप्शन ए मैंने क्वेश्चन बिल्कुल भी देखा नहीं है, मतलब लास्ट लेक्चर में मैंने सॉल्व किया था, बट मुझे भी आंसर इसका याद नहीं है, तो तुम लोग जो बोलोगे वही हम लोग टिक करने वाले हैं। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ओके, बाकी लोग क्या कर रहे थे? डी के लिए तो बहुत जन ने हैंड रेस किया है। तुम लोगों को ये भी नहीं जम रहा है क्या? ओके, डी इज द करेक्ट आंसर एंड 68% चांसेस है करेक्ट आने के। तुम लोगों में मतलब हार्डली 30% लोगों ने हैंड रेस, 30% भी नहीं था, 20% था। क्या चालू है? मतलब इजी क्वेश्चन था ये। 68% लोगों के आंसर करेक्ट आ रहे हैं इसके ऊपर, ये भी नहीं आ रहा है। अरे ये लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था, सिर्फ रिएक्शन को उल्टा सुल्टा करना रहता है। नाउ सी दे हैव गिवन अस डायमंड टू ग्राफाइट, तो डायमंड को उधर ही रखो, ग्राफाइट को उल्टा करो। ग्राफाइट को उल्टा करेंगे तो z का -z होगा, तो x = y - z ना। नहीं, जिन लोगों ने किया उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब जो लोग नहीं कर रहे हैं, तो मतलब कितना इजी क्वेश्चन है। 68% लोगों को आ रहा है, मतलब हर 3 में से 2 बच्चे आंसर कर पा रहे हैं। यहाँ पे हार्डली मतलब 5 में से 2 बच्चे कर रहे हैं। क्या हो रहा है? 5 में से 2 भी ज़्यादा ही रेशो बता दिया मैंने। ओके चलो भाई, लेक्चर इज ओवर। होमवर्क मॉड्यूल दो मुझे। मेंस लेवल के तो तुम लोगों को बहुत डिफिकल्ट हो जाएंगे। मॉड्यूल के पहले क्वेश्चन करते हैं, मॉड्यूल दो। अगेन यहाँ पे जो बच्चे आंसर करते हैं उनको मैं कुछ चिल्ला रहा नहीं हूँ, बट तुम लोगों में वो रेशो आंसर करने वालों का बहुत कम है। जो नहीं कर रहे हैं उनके लिए सारी गाली है, ठीक है। मॉड्यूल दो। अब बोलो मत किसी ने लाया नहीं है ऐसे, मतलब ठीक है, नहीं तो मैं अंधाधुंध होमवर्क दे दूंगा। मॉड्यूल अबे किसी एक के पास तो होगा ना। थर्मोडायनेमिक्स कौन से मॉड्यूल में वो पता भी है क्या अभी तुम लोगों को? होमवर्क पहले कुछ दिया है मैंने, मॉड्यूल से होमवर्क दिया है नहीं? DPP1, DPP2, DPP1, DPP2, DPP5, DPP5, DPP6, ठीक है। 1, 2, 5, 6। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 16, 16, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 16, क्वेश्चन नंबर 21 से लेके 48,
अभी नेक्स्ट लेक्चर कब रहेगा, अगले वीक रहेगा ना भाई। डेली के 15 क्वेश्चन, 15 के हिसाब से नहीं बोल के एक 100 क्वेश्चन तो रहने चाहिए। रुको, फिर बाद में क्या, हाँ ठीक है चलो, डेली के 15 क्वेश्चन करके आ रहे हैं, पकड़ो। मतलब इतना होमवर्क नेक्स्ट वीक तक होना चाहिए वैसा। तो हार्डली कुछ तुम लोगों को पकड़ के चलो, एक 70 से 80 क्वेश्चंस है, डेली के 10 क्वेश्चंस पकड़ के चलो, ठीक है। वैसा पूरा होमवर्क होना चाहिए नेक्स्ट लेक्चर तक।